हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो हम ऑल इंडिया बार परीक्षा जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो आपको पता है AIBA के एग्जाम चालू है और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही चांसेस है आपके पास होने के। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो ये सेक्शन 9 है, आपको पता होगा। सेक्शन 9 के लिए जो दाम्पत्य जीवन है उसकी बहाली के लिए अपन कोर्ट में अर्जी दायर करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई बहाली नहीं हुई है तो किसी भी पक्ष को अनुमति देता है कि उसके लिए, जो आपको देश से खालिस्तान दिख रहा है वहां लिखना है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है तो एक कॉग्निजेंस ऑफेंस है और नॉन बेलेबल मतलब कि एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आ रहा है कि एक मध्यस्थता जो मेडिटेशन होता है कि कार्यवाही है, तो बता दूं ना, तो वो न्यायिक कार्यवाही होती है, ना वो अर्ध न्यायिक कार्यवाही होती है और ना ही कोई प्रशासनिक कार्यवाही होती है, तो इनमें से कोई भी नहीं। फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। तो तदर्थ मध्यस्थता क्या है, आपको बता दें। तदर्थ मध्यस्थता इसमें बता रहा है कै ख घ, मतलब इसकी परिभाषा दे रखी है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, परिभाषा में मिल गई आपको। यह एक ऐसी कार्यवाही है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। तो ठीक है, आपको तीनों वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है कि क्या क्या इसकी परिभाषा है। अपन बढ़ते हैं बिना समय गवाए पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा अंतकालीन लाभ को परिभाषित करती है। तो वो धारा है 2 क्लोज 12। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है अपना कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार है। तो आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अपन चलते हैं आगे। दो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं तो उपरोक्त सभी, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हो। चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। तो उसमें है सुनवाई का अधिकार। अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। तो आपको बता दें अधिवक्ता जो अधिनियम है 1961 को लागू हुआ है, 19 मई को। नाइन्थवा क्वेश्चन है कि नियोजन के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य डैश डैश खालिस्तान दे दिया के तहत प्रतिकार का दावा कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो किसके तहत क्लेम का दावा कर सकते हैं। तो मोटरयान अधिनियम के तहत भी कर सकते हैं और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत भी कर सकते हैं कि रेल कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो दोनों के रूप में कर सकता है। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का क्या उदाहरण है। तो इसमें यौन उत्पीड़न इसका एक उदाहरण है। 11वां क्वेश्चन है अपना, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर केब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो, खालिस्तान के लिए बनाया गया हो, तो उसमें 6 यात्री चालक को छोड़कर के लिए बनाया गया हो। ठीक है, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग कितने सदस्यों से बना हुआ है। तो 5 सदस्यों से। 13वां जो क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है। तो जो रख रखाव की राशि है वो धारा 23 से संबंधित है। चलते हैं 13 क्वेश्चन कंप्लीट। 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्य कर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया। तो मामला है रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर बनाम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर। बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। तो वो है खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। ये आपको बेसल कन्वेंशन याद रखना है।
साइबर अपराध की प्रकृति है अस्पष्ट, क्योंकि उसकी कोई भी किसी को पता नहीं है वो कैसे वायरस से या किस तरह से आक्रमण करता है, तो उसकी जो प्रकृति है वो अस्पष्ट है। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का क्या अर्थ है, तो आपको बता दूं, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है, यह विदेशी न्यायालय का अर्थ है। जनहित याचिकाओं की प्रक्रियाओं के दुरुपयोग का क्या अर्थ है, तो ये देख लीजिए, क ख ग उपरोक्त सभी दे रखा है इसमें। आपको परीक्षा के एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये ए बी सी डी में उपरोक्त सभी पूछे ना, तो आपको आंख मीच कर उपरोक्त सभी लगा देना, चाहे तुक्का लगो चाहे कुछ और लगो, आपका 99% चांस है आपका वो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो आपको बता दें इसमें क्या कह रहा है कि जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है कि निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका, मतलब कि नाम रेपुटेशन बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना, तो ये इसकी दुरुपयोग ही है। 19वां क्वेश्चन है अपना, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है, तो इसमें क्या बता रहा है, क और ख नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना, और यह नियम बनाने वाले, आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। 20वां क्वेश्चन है, रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रीट से जुड़ा है, सर्टियोरी। ठीक है, 5 रीटें आपको सभी को पता होनी चाहिए, क्वा मॉन्टो मैडम, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, एक और है। ठीक है, तो इसके इसमें इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षण, अधिक क्वा वारंटो, अधिकार परीक्षा, हेबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षण, तो ऐसे और इनके हैं हिंदी में, तो आपको नाम ध्यान रखना, कई बार इंग्लिश में पूछ लेता है। अब ये कह रहा है कि रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस से जुड़ा है, तो सर्टियोरी। ठीक है, अब आ रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाए। एक गलत है तो आपको यार ध्यान रखना ही पड़ेगा। धारा 5 में राजस्व न्यायालय आ रहा है, धारा 7 में प्रांतीय लघु, इसमें सारा कुछ दे रखा है। तो धारा 9 है न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में। अब आ रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी। मान लीजिए कोई भी मामला है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत किसी कोर्ट में चला जा रहा है, तो उसके शीघ्र निस्तारण के लिए जो सीमा की अवधि होती है वो 1 साल की होती है, 12 महीने की होती है। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है, आपको ध्यान रखना है, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिर्फ 7 साल से कम तक की सजा दे सकता है, 7 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता। 7 साल से अधिक सजा सिर्फ सेशन कोर्ट ही दे सकता है, और उम्र कैद अगर उसको देनी है तो उसे हाई कोर्ट से उसकी मृत्युदंड की पुष्टि करनी जरूरी है, तभी वो दे सकता है। और अगर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय का मजिस्ट्रेट हो, 3 साल से कम जो भी सजा है उसका प्रावधान उसको देने का है। 24वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है। तो आईपीसी की सेक्शन 216 पढ़ सकते हो, जिसमें एक अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया उसके बारे में बताया गया है। 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूत्र वाक्य एक्टर्स नॉट फेसेट रियूम निसी मैन से ट्रिया का अर्थ है दोषी मन के बिना कोई भी अपराध नहीं हो सकता। सूत्र भी आते हैं, ध्यान रखना, आपको बहुत सारे सूत्र आपको लिख के रखना अलग से। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है। तो आपको बताऊं, करंट लॉ और करंट जजमेंट भी आएंगे इस आपके सिलेबस में है, एबी के सिलेबस में, ध्यान रखना आपको। तो इसमें जो मामला वो हेडली बनाम बैक सैंडल। 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है। तो 6 महीने के भीतर। एक चीज सिंपल है कि लॉ में हर चीज को डिफाइन कर रहा है, हर चीज की लिमिटेशन दे रखी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अपन देखें तो आप सबको पता है कि सीपीसी जो सिविल मामले होते हैं वो वर्षों से चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के बता दूं। अब जो 28वां क्वेश्चन है वो है LARR अधिनियम के अधीन पुनः सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। ये LRR तो मेरे भी पहले ही आया है, मेरे को समझ में नहीं क्या है, फिर भी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इसमें बता रहा है कि राज्य सरकार। ठीक है, चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी की धारा 109 के तहत जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के रूप में, आपको पता है आपने सीआरपीसी में 106, 107, 108, 109, 110 परिशांति भंग के लिए पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी में 109 है
उसके तहत संदिग्ध जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उन्हें निष्पादित नहीं किया जा सकता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी सेक्शन 1973 की धारा 125 जो मेंटेनेंस के से रिलेटेड करती है के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को 2001 में हटा दिया गया था। 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विपो का शब्द क्या अर्थ है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये बहुत ही क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टाइज ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। 32वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है सभी निर्धारित पर। अब सभी निर्धारित क्या क्या है? कंपनी हो गई, मात्र कंपनी पर, व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार पर, कंपनी के अतिरिक्त सभी निर्धारित पर। चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। संविधात्मक दायित्व बनता है जहां पर वहां विधिक संबंध बनाने का आशय हो, वहीं संविधात्मक दायित्व बनता है। 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान है अनिवार्य है। आप सीपीसी खोल के पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा सीपीसी के 10वें प्रावधान क्या कहते हैं। अब चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है? आप देखो, रेस जुडिकाटा है जो सीपीसी में, सिविल प्रक्रिया संहिता में की धारा 11 में, इसके स्पष्टीकरण 4th में, 4th में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले 36वें सवाल की ओर। दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया किस केस में? तो आपने देखा केस लॉस पूछा जा रहा है इसमें। आप भी गूगल पे जाकर आराम से जो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है उन्हें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो इसमें सोरेज कौशल बनाम नॉज फाउंडेशन है। चलते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता वसूल अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? क्या पूछ रहा है? मध्यस्थता का संदर्भ धारा 8 में। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? तो जीवन का परिवर्तन भी होगा, न्याय की चोरी भी होगी, डर कांपना, उपरोक्त सारे के सारे मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत एक प्रकार का आचरण का भौतिक होगा। 39वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड के उपलब्ध में है? खंड 1 जो कि ई क्लोज ई में डिफाइन है। 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत सहस्वीकृति को परिभाषित किया गया है? इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो साक्ष्य होते हैं उन्हें सहस्वीकृति को 1716 में परिभाषित किया गया है। 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो बता दें, कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी के मामले में। यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंदर उसमें संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसे 14 दिन के अंदर अंदर आदेश में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, तो कोर्ट उनको संशोधन करने की जो अनुमति है वो दे सकती है। ठीक है, चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन आ गया अपना। अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? तो सेक्शन 35। ये अधिवक्ताओं के जो एडवोकेट एक्ट है 1961, उसमें सेक्शन 35 में अधिवक्ताओं के कदाचार के लिए दंड के बारे में प्रावधान करता है। 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वालों केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवर के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया? मान लीजिए कोई भी डॉक्टर है जो अस्पताल में इलाज के दौरान किसी मरीज की लापरवाही से मौत कर देता है, लापरवाही पूर्वक उसका इलाज करता है, तो उससे किसी भी प्रकार की मौत होती है तो उसे आईपीसी सेक्शन 304A में डिफाइन किया गया है। किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना से मौत होना वो एक दुर्घटना होती है, चाहे लापरवाही से हो किसी भी प्रकार से हो, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वें क्वेश्चन में ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। तो रिश्वत स्वीकार करना, वैसे तो इसमें धारा 161 थी उसको निरसित कर दिया गया है और उसको 171 में डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन ही गलत क्या है।
ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए, मतलब वही बात है, किसी के पक्ष में काम करवाने के लिए अपन इसको रिश्वत देते हैं, तो ए लोक सेवक बी को रिश्वत की पेश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। तो इसमें जो है ए ने आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध को बढ़ावा दिया है, बिल्कुल। जो 161 की जो धारा है उसको निरसित कर दिया गया है, ठीक है। 171 में उसको डिफाइन है, आप देख सकते हो। और इसका वो बोगस है ये आपको। चलते हैं अपने 46वें क्वेश्चन की ओर कि सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। जो सतत निषेधाज्ञा है वो सभी मामलों में दी जा सकती है। अब जो सभी मामले आप कह के आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो कि जहां अभियुक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है वहां भी दिया जा सकता है, जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता वहां भी दिया जा सकता है, और पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राशि नहीं मिलेगी वहां भी दिया जा सकता है, ठीक है। फिर से केस लॉज है, तो मैं आपको केस लॉज तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि केस लॉज जो आएंगे वो करंट आएंगे, ठीक है। इस केस लॉज को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 48वां क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों के गठन के में से संबंधित दिए गए, ठीक है। अब देख लीजिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से धारा 163 तक आ गया ना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 द्वारा विलुप्त है, अतः यह प्रश्न अपने में ही गलत है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो क्वेश्चन ऊपर आया था रिश्वत के मामले में, तो 161 से लेकर 163 की जो भी धाराएं हैं उनको निरसित कर दिया गया, मतलब कि ये क्वेश्चन ही बोगस है, ठीक है। इसके नंबर फालतू ही, मतलब एक्स्ट्रा मिलने हैं। अब इसमें कुछ भी करके आओ, आपका क्वेश्चन सही होना है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। चलते हैं अपने 49वें क्वेश्चन की ओर कि पंजीकृत कार्यकाल का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा 30 दिनों के अंदर। साइबर कानून संबंधित है तो वो साइबर कानून है, इंटरनेट से संबंधित है, सभी कहते आईपीआर और ई कॉमर्स सभी से संबंधित है, किसी भी तरीके से घटना हो सकती है साइबर अपराध के तहत। रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर प्रतिकर का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले 1,40,000 रुपए है, ये सरकारी है। और भी मुआवजा मिलता है। एक कंपनी सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके, तो इसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। अगर उसने ट्रेडमार्क करा रखा है, किसी भी प्रतीक चिन्ह का उपयोग ट्रेडमार्क के रूप में नहीं किया जा सकता, मतलब किसी व्यक्ति ने को ट्रेडमार्क करा रखा था उसका उपयोग दूसरा नहीं कर सकता, अगर करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। चलते हैं 54वें क्वेश्चन की ओर कि मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने से संबंधित है, तो वह है धारा 21। चलते हैं 55वें क्वेश्चन की ओर कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? तो बता दो, एक महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी ये ही उस बलात्कार की जानकारी को दर्ज करेगा। कोई भी ना तो थाना प्रभारी करेगा, ना पुलिस उपाधीक्षक करेगा, ना कोई इंस्पेक्टर करेगा, एक महिला को ही अधिकार दिया गया है। चलते अपन 56वें क्वेश्चन की ओर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत कॉरपोरेट संस्थाओं को सम्मन जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। 57वां क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है प्रसाद पर्यंत उस पद को धारण करता है। कै और खैर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद ही उस पद को धारण करेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संताल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता वो हिंदू व्यक्ति होता है। आपको बता दूं, जो व्यक्ति मुस्लिम होता है वो हिंदू नहीं होता, ठीक है। तीसरा है, एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। ये दोनों ही गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान किया, तो आपको बता दूं 89, 88 है जो इंटरप्लेटर सूट के बारे में बताता है, और 89 है जो आपको न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान के बारे में बताता है। 88 जो धारा 88 है वो अंतर्विवेचनीयवाद के बारे में, इंटरप्लेटर सूट, ठीक है। चलते हैं 60वें क्वेश्चन की ओर कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार, ये क्वेश्चन आप अपने से देख लीजिए, इसमें कर रखा है, ठीक है। चलते हैं 62वें क्वेश्चन की ओर। कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है
आपको पता होना चाहिए कि आपको सीआरपीसी में यह भी अधिकार है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अगर उसकी उपस्थिति में वो गैर जमानती अपराध और कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस करता है तो। ठीक है, अब 63 की ओर, गिरफ्तारी का वारंट कब लागू होता है, कब लागू रहता है? जब वो निष्पत्ति या रद्द होने तक लागू रहता है। आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्य ह्रास की दर होगी 20%। वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है, तो आपको बता दूं वार्षिक मूल्य का 17/10। 66वें क्वेश्चन की ओर, कि तार्किकता की पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है, तो है व्यक्तिपरक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। कानून सिर्फ संसद ही बना सकता है, कोई राष्ट्रपति, कोई मंत्रिपरिषद, कोई लोकसभा नहीं बना सकता। संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। 68वें क्वेश्चन को चलते हैं, कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टोपल का फैसला कहाँ किया गया है, तो वह है पूर्णामी सभी मिल्स वर्सेज केरल राज्य। 69वां क्वेश्चन अपना, कि अनुबंध की निराशा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है, तो धारा 56 द्वारा। 70वां क्वेश्चन चलते हैं, कर्मचारी प्रतिक्रिया अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है, तो वह कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्ति की सूची के बारे में से संबंधित है। सह स्वीकृति को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, न्यायिक तौर पर और अतिरिक्त न्यायिक तौर पर, मतलब कैक है, दोनों इसमें है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है, तो इसमें आप उपरोक्त सभी कर सकते हो। 73वां क्वेश्चन को चलते हैं, कि मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थ है वस्तु स्वयं बोलती है। मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर, वस्तु स्वयं बोलती है। दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जस्टिस JS वर्मा। दांडिक विधि है संशोधन अधिनियम 2013। 75वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कि दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है निजी गलतियां। 76 क्वेश्चन को अपना चलते हैं, कि मात्र खालिस्तान के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। इसमें पहला दे रखा लिंग, दूसरा मेहनताना। आगे बढ़ते हैं, जन्म स्थान धर्म, वैसे तो सभी है इसमें, ये भी एक बोगस क्वेश्चन है, इस पर भी आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। 77वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि 22 जनवरी 1947 के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो वह है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से रद्द कर दिया गया था, तो मोरारजी देसाई, उनके कार्यकाल के दौरान। जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? उपरोक्त सभी सारे स्वीकार्य नहीं है। आप पढ़ सकते हो क्या क्या। अब चलते हैं क्वेश्चन 80 की तरफ। कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है, तो रॉयल लैंड्स बनाम फ्लेचर एक मामला है, रॉयल लैंड्स बनाम फ्लेचर, उस पर एक कठोर दायित्व का नियम आधारित है। चलते हैं 81 वाले क्वेश्चन पर, कि अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया था, डेविस बनाम मान। चलते हैं अपने 82 क्वेश्चन पर। 82 ये भी एक मामला है जो करंट जजमेंट से रिलेटेड है, आपको अपने पढ़ना है, इस पर ध्यान नहीं देना। आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो डुप्लीकेट। आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक, इसका भी आंसर नहीं मिला, ये भी एक बोगस क्वेश्चन हो सकता है। 85 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्य के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है। सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिग्री का निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक ये डिग्री 3 महीने तक की अवधि के लिए तुष्ट न हो। 86 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ, तो हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को लागू हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? सारी संपत्ति है, तरवाड़ है, तवाजी है, कटुम्बा है, इवारू है, इलूम है। राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा 25 होगी,
ध्यान रखना आपको, राज्य जो बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 होगी। फिर से सवाल आ रहा है स्पेशल रिलीफ एक्ट से कि 1963 में शामिल है, तो इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं, तो आपको बता दूं इसमें 8 अध्याय है और 44 धाराएं हैं इसमें। 90 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जनहित याचिका दायर करें, जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ है। देखिए, जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा मांग करते हुए पीआईएल दायर करना इन अर्थों में है। 91 क्वेश्चन की ओर कि तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है केसों का बोझ बढ़ाना या बढ़ना। जेड अपने पागलपन के दौरान अक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या अक्स को किसी निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि जेड सुरक्षित होता? हाँ जी, जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह पागल था और पागल के द्वारा किया गया कृत्य, मतलब जो मेंटली डिस्टर्ब है, अनसाउंड माइंड है, उसके द्वारा वो कार्य किया जाता है, तो वो अपराधी कोटि में नहीं आता। और यदि जेड पागल है तो अक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। अगर मान लीजिए जेड जो पागल की स्थिति में उस पर उसे मारने का प्रयास करता है, तो अक्स को भी अपने बचाव के लिए उसे वापस मारने का अधिकार प्रदान है। ये 96 से लेकर 106 आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 प्रतिरक्षा डिफेंस उनको अधिकार प्रदान करता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 22 है। 94 क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो है 44वां संविधान संशोधन। 95 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुस्लिम स्वविधि शरीयत अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा निरसित संशोधित किया गया है? तो है धारा 5। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार शक्ति शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है, तो है शरीर की, मन की, ख्याति की, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? तो आपको बता दूं सीआरपीसी की धारा आपको बता दूं, एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना 465 के तहत किया जा सकता है। चलते 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? एक डे नोवा मुकदमा के अंतिम उपाय होना चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? 70%। एक कंपनी जो घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आय का भुगतान करेगी 40% की दर से। तो ठीक है, यही अपने सवाल खत्म होते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पुराने जितने भी सॉल्व पेपर है उनको 1-2 बार तो रिपीटेडली सोल्व करना ही करना है। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।